अस्सलाम वालेकुम। This is lecture number 10 on chapter number 2 biological on carbohydrates। और कल हम पढ़ रहे थे बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड along with comparison of oligosaccharides and पॉलीसैकेराइड। अच्छा, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो बाकी रह गई हैं, उसको सबसे पहले कवर करेंगे। उन प्रॉपर्टीज में से जो पहली प्रॉपर्टी है वो है जनरल फार्मूला। नो डाउट आज हमें क्लासिफिकेशन मोनोसैकेराइड की कवर करनी है, लेकिन उससे पहले जनरल फार्मूला जरा समझ लीजिए। तो बच्चे, अगर हम इसके जनरल फार्मूला की बात करते हैं ना, तो जाहिर सी बात है तीनों के जनरल फार्मूला को कंपेयर किया जाएगा, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। इन तीनों के जनरल फार्मूला को हम कंपैरिजन में लेके आएंगे। सबसे पहले बच्चे हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड के फार्मूला की बात। देखिए बेटा, मोनोसैकेराइड का जो जनरल फार्मूला होता है उसको हम लिखेंगे CX, बाद में ब्रैकेट में लिखेंगे H2O और यहाँ पर क्या आ जाएगा Y। अब ये आपके पास जो है दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर द मोनोसैकेराइड। जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं उनके लिए जनरल फार्मूला जो है बेटा वो यही रहने वाला है। मैं आपको चंद एक एग्जांपल्स यहाँ पे निकाल के देता हूँ, बल्कि देखते हैं, हम समझते हैं उन एग्जांपल्स को। और वो एग्जांपल देखिए, जैसा कि अगर हम बात कर लेते हैं ग्लूकोज की। अब ग्लूकोज के केस में देखिए C6 जो है ये सिर्फ X की वैल्यू है, तो X जो है वो किसके नंबर को बता रहा है? X टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन। और Y जो है बेटा ये Y किसके नंबर को बताता है? Y किसके नंबर को बताता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को होंगे ना आप लोग, लेकिन डेफिनेटली तौर पे बेटा ये गलत स्टेटमेंट है। Y कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नहीं बताता। अब जरा सोच समझ के देखिए, अगर मैं ग्लूकोज लेता हूं तो ग्लूकोज के केस के अंदर बेटा हाइड्रोजन जो है वो 12 है और ऑक्सीजन जो है बेटा वो कितना है? 6 है। अब जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर X जो है बेटा वो 6 रख रहा हूँ तो मैं Y भी कितना रखूंगा? 6 ही रखूंगा। अगर बेटा मैं Y 6 रख रहा हूँ तो मुझे बताइए कि 6 क्या आ रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है कि हाइड्रोजन आ रहा है? ऑक्सीजन। तो Y बेसिकली किसके नंबर्स को बता रहा है? ऑक्सीजन के हाइड्रोजन? ऑक्सीजन। तो कभी भी स्टेटमेंट में आप लोग ये दोबारा नहीं कहेंगे कि जो Y होता है ये ऑक्सीजन को भी बताता है, हाइड्रोजन को भी बताता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो X होगा ये कार्बन के नंबर को बताएगा और जो Y होगा ये ऑक्सीजन के नंबर को बताएगा। इसी तरह से अगर आप ये ग्लूकोज की बात करें, अगर इसके अलावा बेटा मैं बात कर लेता हूँ फ्रक्टोज की, अगर मैं बात कर लेता हूँ ग्लैक्टोज की, अगर मैं बात कर लेता हूँ मनोज की, ठीक है, अगर मैं बात कर लेता हूँ डीऑक्सीराइबोज शुगर की, तो जितनी भी आपको मैं बोल रहा हूँ ये सारी की सारी जो है बेटा ये आपको मोनोसैकेराइड की देखने को मिल जाएंगी। ये ऑल ऑफ दीज आर द मोनोसैकेराइड। लेकिन बेटा एक चीज याद रखिएगा, कुछ एक्सेप्शनल केसेस याद रखिएगा। एक चीज याद रखें, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर दे रहे हैं ना, देखिए नॉर्मल पेपर में नॉर्मल चीजें पूछी जाएंगी, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो वहां पर वो आपसे एक्सेप्शनल चीजें पूछेंगे। और एक्सेप्शनल चीजें क्या होती हैं? एक्सेप्शनल चीजें ये है कि इसका एक्सेप्शनल केस कौन सा है? व्हाई डू लाफिंग? इट इज समथिंग फनी ड्यूरिंग द लेक्चर, ऐसा कुछ अलाउ नहीं है, ठीक है। अगर हम एक्सेप्शनल केस यहां पे देखें तो बेटा हमारे पास एक शुगर है जिसका नाम है जो कि मोनोसैकेराइड है, दैट्स नेम इज C5H10। टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शनल केस इन केस ऑफ द मोनोसैकेराइड का एक्सेप्शनल केस जिसमें बेटा ये जनरल फार्मूला जो है वो फिट नहीं होगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूं, आप लोगों ने डीएनए के बारे में तो यकीनन सुन ही रखा है। अब डीएनए के बारे में अगर आपने सुन लिया है, क्लास 9 के अंदर पढ़ लिया है और 10th के अंदर आपने स्ट्रक्चर को भी देख लिया है, वाटसन के पार्ट को, आपने डेफिनेटली तौर पर ये तो जरूर पढ़ा होगा कि डीएनए होता है उसके अंदर एक उसके अंदर हमें एक शुगर देखने को मिलती है नाइट्रोजनस बेसिस के साथ, उसका नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। क्या नेम होता है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब बेटा ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है, इसका जो फार्मूला होता है दैट इज C5H10 और यहाँ पर O कितना होना चाहिए? अगर C5 है तो O भी क्या होना चाहिए? 5। लेकिन इस केस के अंदर जो O है बेटा वो 5 नहीं है, दैट इज 4। अब यहाँ अगर मैं ये फार्मूला आपको लिख के देता हूँ, यहाँ पे कहता हूँ टेल मी बेटा क्या ये कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला है? टेक्निकली तौर पर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला नहीं है, कि ये उसके अंदर फिट नहीं बैठ रहा। और हाँ, ये कार्बोहाइड्रेट का किस फार्मूला के अंदर फिट नहीं बैठ रहा? मोनोसैकेराइड के फार्मूला पे फिट नहीं बैठ रहा। लेकिन बेटा यकीनन याद रखें ये मोनोसैकेराइड का ही फार्मूला है। ये फार्मूला दो का है, एक तो ये डीऑक्सीराइबोज का यही फार्मूला होता है। और अगर मैं बात करूं रैमनोज की, अगर मैं इसकी बात करूं रैमनोज, तो बेटा जो रैमनोज होता है उसका भी फार्मूला यही होता है। अब उसके बाद जनरल फार्मूला एक अभी तक हमने देखा है, दैट इज द मोनोसैकेराइड। बेटा अब ओलिगोसैकेराइड के जनरल फार्मूला में जाते हैं। जब ओलिगोसैकेराइड का आपने जनरल फार्मूला लिखना है देन बेटा मैं लिखूंगा CN, आगे लिखूंगा H, आगे लिखूंगा बेटा 2, आगे आएगा O और यहाँ पे बेटा आपने लिखना है N-1, ठीक है। वहां पर कोई मैंने माइनस नहीं लगाया, यहाँ पर N-1 है। एक एग्जांपल देते हैं बेटा आपको,
ये आपके पास किसका आ गया बेटा, मोनोसैकेराइड के बाद ओलिगोसैकेराइड का। अब बच्चे यहाँ पर आप गलती क्या कर सकते हैं उसको जरा समझ लीजिए। गलती आपसे जो हो सकती है वो ये है कि जब मैं ये फार्मूला लिख के दूंगा, ये फार्मूला बेसिकली कहाँ पे जाके फिट हो रहा है, ये फार्मूला ओलिगोसैकेराइड में फिट हो रहा है। क्योंकि मैंने कहा था कि ओलिगोसैकेराइड में n-1 है, इसका मतलब अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर 5 - 1 तो कितना आ गया 4। तो टेक्निकली तौर पर ये ओलिगोसैकेराइड में जाके फिट हो रहा है, मोनोसैकेराइड में नहीं हो रहा। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस किसका बनेगा, मोनोसैकेराइड का। आप लोग इसको ओलिगोसैकेराइड में क्यों नहीं ला सकते, आप व्हाई यू कैन नॉट से दैट इट मे बी ओलिगोसैकेराइड, आप ओलिगोसैकेराइड इसको क्यों कंसीडर नहीं कर सकते, सोचिए। हालांकि जनरल फार्मूला ऑफ ओलिगोसैकेराइड में फिट हो रहा है। मान लो कि मैंने n जो है वो मैंने 5 रख लिया, n अगर मैं 5 रखता हूं तो कार्बन 5, अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 5, यहां पे देखना -1 तो 5 - 1 4, ये 4 आ गया है ना। तो बेटा हम इसको इसके अंदर क्यों नहीं प्लेस कर रहे, बताइए। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, आप लोग पढ़ चुके हैं। Why we are not placing it in that category? The reason is that हमने खुद पढ़ा था जो मोनोसैकेराइड होता है, मोनोसैकेराइड के केस में कितने कार्बन होते हैं, 3 to 7, तो मिनिमम है 3, मैक्सिमम कितने 7। अब यहाँ पर आपने कहना है कि सर हमने जब मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा तो उसमें कितने कार्बन नजर आ रहे हैं हमें, तो किसकी रेंज में यहाँ पे गिर रहे हैं, तो क्या हम इसको ओलिगोसैकेराइड में लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कार्बन हमें बता रहा है कि ये असल में मोनोसैकेराइड ही है। क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी शुगर जिसमें 3 कार्बन है, 4 है, 5 है, 6 है, या फिर कितने हैं 7 है। यहाँ पर 7 तक का नंबर देखोगे आपने फौरी तौर पर समझ जाना है कि मोनोसैकेराइड के ओलिगोसैकेराइड वगैरह नहीं हो सकते। इज इट क्लियर? अब मैं एक बना के आपको दिखा भी देता हूँ। आप लोगों ने बेटा पढ़ा हुआ है सक्रोज, राइट, सक्रोज पढ़ा है नहीं, है ना। अब सक्रोज का फार्मूला क्या पढ़ा होता है आपने पढ़ा C12H22O11। अब ये बनता कैसे है, जब हमारे पास दो ग्लूकोज जो है बच्चे वो आपस में मिलते हैं, उनका मिलने से बनेगा सक्रोज। अब इसको जरा अंडरस्टैंड करिए। देखिए बच्चे, पहली बात ये है कि फार्मूला में चलते हैं। फार्मूला होता है हमारे पास CnH2n। अगर यहाँ पर n जो है वो किसके इक्वल है, 12। अगर बेटा यहाँ पर 12 पुट करता हूँ तो 12 2 जा 24। लेकिन यहाँ पे देखिए बेटा, जब हम n-1 की बात कर रहे हैं तो कितना आएगा, 11 आ जाएगा। समझ आ गई बात? तो ये चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पे इस तरह से हम इसको मेंशन करते हैं n-1। अब यहाँ पर बेटा दोबारा से मैं आपसे एक बात पूछूंगा, n-1 जो है वो किसके नंबर को शो करता है, अरे n-1 किसके नंबर को शो कर रहा है, ऑक्सीजन के, वाटर के, दोनों के। गौर से देखो फिर आंसर करना है, ऐसे मत बोलना। बेशक ये ऑक्सीजन को ही शो करेगा, लेकिन एक चीज गौर करें, n-1 अगर n मेरे पास 12 है तो n-1 जो है यानी कि 12 - 1 = 11। अब बेटा ये देखिए ना, जब हमने हाइड्रोजन का नंबर लिया है तो हाइड्रोजन का नंबर हमारे पास 2 को किससे मल्टीप्लाई करने से आया है, 11 से। हमने ऐसा नहीं किया, हमने 2 को 12 से मल्टीप्लाई नहीं किया। समझ में आ रही है ना बात? 2 को 12 से मल्टीप्लाई नहीं किया आपने। अगर 2 को 12 से मल्टीप्लाई करते यहाँ पर क्या आता है 24। समझ आ गई बात? तो इस तरह से चीज आप याद रखनी है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपको एक बना के दे देता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि मेरे पास C18H आगे लिख देता हूँ जी। अच्छा, इसको सिंपल करता हूँ। देखिए, अब 2 ग्लूकोज मिले, 2 ग्लूकोज को मिलने से मैंने कहा कि आपके पास ये फार्मूला बन गया, ठीक है, C6H12 था। अब यहाँ पर अगर मैं आपको ये कहूँ कि मेरे पास है 3 ग्लूकोज, मेरे पास कितने ग्लूकोज हैं, 3 ग्लूकोज हैं। बताइए अब 3 ग्लूकोज के मिलने से उसका फार्मूला क्या बनेगा, 3 ग्लूकोज के मिलने से फार्मूला क्या बनेगा। आपने सिंपली तौर पर खुद को कंफ्यूज करने के बजाय आपने कहना है कि 1 ग्लूकोज है तो कितने कार्बन है, 6, 2 हो गए तो कितने हो गए, 3 हो गए तो 18। तो आपने क्या करना है बच्चे, आप सिंपल कार्बन की जगह पे 18 लिखो, जनरल फार्मूला में जाओ, वहां पर 18 - 1 17 मल्टीप्लाई बाय 2 34, और ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 17। तो बच्चे ये जो आपके पास फार्मूला है ये किसका है, कार्बोहाइड्रेट का है कि नहीं? आपने कहना है डेफिनेटली ये किसका है, कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन कार्बोहाइड्रेट किस कैटेगरी में फॉल करेंगे, ओलिगोसैकेराइड की कैटेगरी में फॉल किया जाएगा। अब इसी तरह से अगर तीसरा हम जनरल फार्मूला देखते हैं बच्चे, तो तीसरा जनरल फार्मूला है हमारे पास CN, आगे आएगा बच्चे H2O, आगे आएगा N-2। अब ये जो है बेटा ये आपके पास ना तो मोनोसैकेराइड है ना ओलिगो, बल्कि इसका आ जाएगा दैट इज ऑफ पॉलीसैकेराइड। तो बेटा ये आ गया पॉलीसैकेराइड का फार्मूला। अच्छा, पॉलीसैकेराइड के फार्मूला को जरा देखिए। इस ये वाला, ये देखिए
मैंने कहा कि ग्लूकोज मान लें मैं आपको कहता हूँ तो मेरे पास है 3 ग्लूकोज, ठीक है। 3 ग्लूकोज के मिलने से मेरे पास एक ओलिगोसैकराइड बन रहा है। हमने पढ़ा था कि मान लें कि ये मेरे पास है मोनोसैकराइड, ठीक है, ये भी एक मोनोसैकराइड है। जब मोनोसैकराइड मिलेंगे तो क्या बनेगा? ओलिगोसैकराइड, ठीक है ना। अब वो कितने यूनिट हो सकते हैं? हमने कहा था 2 से 10, यानी कि या तो 2 मोनोसैकराइड कम से कम कितने मोनोसैकराइड मिल सकते हैं? 2, और मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं? 10। समझ में आई ना बात? ये पढ़ाया था ना आपको। अब यहाँ पे देखिए, अब ग्लूकोज में 6 कार्बन है, एक में, दूसरे में भी 6 है, तीसरे में भी 6 कार्बन है। टोटल कितने कार्बन बन गए? 18। मैंने फार्मूला के अंदर n की जगह पे क्या पुट किया? 18। अब जब मैं यहाँ पर आऊंगा 18 माइनस 1 17 बच गया। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 34, 17 को 17 ऐसे। समझ आ गया? तो इस तरह से निकालें। इसी तरह से अगर हम पॉलीसैकराइड को निकालना चाहें तो आपको n में से कितने माइनस कर देना है? 2। जैसे कि आप n में से 2 माइनस कर देंगे तो आपके पास जो फार्मूला है बेटा वो किसका बन जाएगा? पॉलीसैकराइड का। तो इस तरह से बेटा कंपैरिजन में आप मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड के फार्मूला को कंपेयर कर सकते हैं। अब हम बेटा चलते हैं जरा क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकराइड की जानिब और हम इसको क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकराइड। पहली बार कुछ फीचर दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ। पहली बार मोनोसैकराइड का जनरल फार्मूला। दूसरा पॉइंट, मोनोसैकराइड में कम से कम कितने कार्बन हो सकते हैं? मैक्सिमम 7। अब देखिए, एक ऐसा मोनोसैकराइड जिसमें 3 कार्बन होंगे उसको बेटा आप नाम देंगे ट्राइओस। क्या नाम दिया जाएगा? ट्राइओस। एक ऐसा मोनोसैकराइड जिसमें 4 होंगे उसको नाम दिया जाएगा टेट्रोस। एक ऐसा बेटा जिसमें 5 होंगे उसको नाम दिया जाएगा पेंटोस। एक ऐसा जिसमें 6 होंगे उसको नाम दिया जाएगा हेक्सोस। एक ऐसा जिसमें 7 होंगे उसको नाम दिया जाएगा हेप्टोस। अब टोटल बेटा काउंट करो जरा कितने बने हैं हमारे पास मोनोसैकराइड। कैटेगरीज, मेन कैटेगरी कितनी बनी है? 5 बनी है। 1 2 3 4 एंड 5। अब जरा हम देख लेते हैं, एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि ट्राइओस में कितने कार्बन होंगे? 3। अब दूसरी चीज जो पेपर में आएगा एमसीक्यूज एनुअल एग्जाम के अंदर, एनुअल एग्जाम में एमसीक्यूज क्या बनेगा? एनुअल एग्जाम में एमसीक्यूज बनेगा कि ट्राइओस पाए कहां पे जाते हैं? वेयर द ट्राइओस आर प्रेजेंट। आपने कहना है कि जो ट्राइओस होते हैं ये असल में इंटरमीडिएट होते हैं बेटा। दीज आर द इंटरमीडिएट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। आप इसको नोट डाउन करिए। चैप्टर नंबर जब 11 आप लोग पढ़ेंगे वहां पर बेटा जब आप पढ़ेंगे कैल्विन साइकिल, क्रैब साइकिल, वहां पर आपको ये रास्ते देखने को मिलेंगे। तो दीज आर द इंटरमीडिएट ऑफ, किसके इंटरमीडिएट है बेटा? दे आर इंटरमीडिएट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन के क्या होते हैं? इंटरमीडिएट्स होते हैं बेटा। इसकी एग्जांपल की अगर हम बात कर लें तो आपने इसकी एग्जांपल याद रखनी है। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाएंगे ग्लिसराइड एल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ग्लिसराइड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और दूसरी बेटा मैंने ये बोली डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब बच्चे यहां पर देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर बनाना। मेन प्रॉब्लम जो आती है वो है स्ट्रक्चर। कुछ बच्चे प्रैक्टिस कैसे कर लेते हैं, कुछ बच्चे समझ के करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा, समझ लीजिए, बाकी हो जाएगा आपसे। पहली बात ये कि उसने कहा बेटा ट्राइओस में कितने कार्बन है? 3। लगा देते हैं ना, 3 कार्बन कुछ जाएगा तो नहीं हमारा, कितना लगाएंगे यहाँ पे? देखिए 1 2 और 3। हम अब डेफिनेशन जरा माइंड में लेके आओ। डेफिनेशन हमें कह रही थी या तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या क्या होंगे? कीटोन। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है ग्लिसराइड एल्डिहाइड। इसका मतलब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा आएगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन पे आता है? टर्मिनल कार्बन के ऊपर। तो टर्मिनल कार्बन के ऊपर बेटा एल्डिहाइड ग्रुप आ गया C डबल बॉन्ड O और इस साइड पर H। अब बेटा दूसरा हमने पढ़ा था पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब एक से ज्यादा हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोक्साइड यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया, तो दोनों शर्तें पूरी होगी। अब बच्चे यहाँ पर हाइड्रोजन, एक साइड पर हाइड्रोजन, दूसरी साइड पर चुपचाप हाइड्रोक्साइड। अब ये जो आपके पास फार्मूला बन चुका है, ये किसका बन चुका है? ग्लिसराइड एल्डिहाइड। ये किसका बन गया? ग्लिसराइड एल्डिहाइड। तो दिक्कत आई बनाने में? बहुत ही आसानी से हमने इसको बना लिया ग्लिसराइड एल्डिहाइड। अगला फार्मूला देखते हैं। अगला फार्मूला है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब जरा इसको देख लेते हैं बेटा। लफ्ज एंड पे सुफिक्स पे क्या आ रहा है? टोन, ओन आ रहा है। ओन, ओन जो है ये किसके एंड पे आता है? कीटोन के एंड पे। इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन ग्रुप कौन सा लगेगा? कीटोन। कार्बन कितने आएंगे? 3।
दोबारा से मैं क्या लगाऊंगा 1 2 एंड 3। कीटोन ग्रुप किस कार्बन पे आता है? इंटरमीडिएट। इसका इंटरमीडिएट कार्बन कौन सा है? ये वाला। तो फंक्शनल ग्रुप बेटा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और बाकी कार्बन में क्या लगाना है? एक साइड पर हाइड्रो ऑक्साइड और दूसरी साइड पर हाइड्रोजन। एक साइड पर हाइड्रो ऑक्साइड, दूसरी साइड पर हाइड्रोजन। अब ये बेटा आपके पास क्या बन गया? दैट इज अ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इज एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इज देयर और नॉट? फार्मूला के अंदर समझ आए फार्मूला? आप इसको समझ लीजिए और जब आप नोट कर रहे हैं तो आप इसको खुद से बनाइए, व्हाइट बोर्ड की तरफ मत देखिएगा। जब आप सिर्फ इसको देख देख के बनाते जाओ, सही है? सोच के आगे चलते हैं। देखिए टेट्रोस की अगर बात करें, यहाँ से कई बार एमसीक्यूज बेटा आ चुका है हमारे एनुअल एग्जाम के अंदर। एनुअल एग्जाम की बात कर रहा हूँ। एमसीक्यूज क्या है बेटा? ये लिखा गया है कि अगर आपसे एमसीक्यूज में ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सा वो मोनोसैकराइड है जो नेचर में रेयर होता है, तो आपने कहना है कि जो टेट्रोस होता है इट इज रेयर इन नेचर। नेचर में क्या होता है? ये बहुत ही कम पाया जाता है। नेचर में ये बहुत ही कम पाया जाता है। और दूसरा पॉइंट हम क्या याद रखेंगे? दूसरा पॉइंट आपने ये याद रखना है कि बेटा देखिए पेपर में जो एनुअल एग्जाम है उसमें यहाँ तक पूछ के बात खत्म कर देंगे, लेकिन एमडी कार्ड में ये नहीं पूछेंगे। वो आपसे ये पूछेंगे कि ये पाया कहाँ पे जाता है। आपने कहना है कि नेचर में तो रेयर पाया जाता है, लेकिन ये सिर्फ किसके अंदर देखने को मिलता है? बैक्टीरिया के अंदर। किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। बेटा सिर्फ उस बैक्टीरिया के अंदर आप इसको ट्रेस कर पाएंगे जिस बैक्टीरिया में कौन सा मैकेनिज्म हो रहा होगा? फोटोसिंथेसिस। तो बेटा जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही होगी ये सिर्फ उसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल में बेटा हमारे पास आ जाएगा एरिथ्रोज, एरिथ्रोज एंड एरिथ्रोलोज। एरिथ्रोज, एरिथ्रोज और दूसरा आ जाएगा बेटा एरिथ्रोलोज, एरिथ्रोलोज। इस तरह से एक्सेट्रा। तो ये बेटा आप इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसका अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? पहली बात टेट्रोज है, कार्बन कितने आएंगे? 4। चुपचाप लगा दीजिए 1 2 3 एंड 4। अब एरिथ्रोज जो है इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा वो होगा एल्डिहाइड। इसमें कौन सा होगा? कीटोन। अब देखिए एरिथ्रोज के अंदर अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो बेटा कार्बन नंबर 1 पे क्या आ जाएगा? एल्डिहाइड ग्रुप। बाकी कार्बन में क्या लगाते जाना है? एक साइड पर हाइड्रो ऑक्साइड और दूसरी साइड पर हाइड्रोजन। एक साइड पर चुपचाप हाइड्रो ऑक्साइड लगाते जाइए और दूसरी साइड पर आप लगाते जाइए हाइड्रोजन, और आपके पास जो फार्मूला है बेटा वो रेडी हो जाएगा। एंड दिस इज द फार्मूला ऑफ एरिथ्रोज। अगर एरिथ्रोलोज का बनाना है तो फिर क्या करूंगा मैं? कितने कार्बन उठाऊंगा? 4। इधर देख लो 1 2 3 4। तो बेटा ये कीटोन है तो कीटोन ग्रुप किधर आता है? इंटरमीडिएट। तो मैंने लगा दिया 2 के ऊपर। बाकी जगह पे क्या लगा दिया है? हाइड्रोक्साइड एक साइड पर दूसरी साइड पर हाइड्रोजन। चुपचाप लगाते जाएंगे और आपके पास बेटा ये किसका फार्मूला बन जाएगा? ये बन जाएगा एरिथ्रोलोज का, एंड दैट इज द एरिथ्रोज का। ओके, रटा मारने की जरूरत तो नहीं पड़ रही ना, बिल्कुल सिंपल स्मूथली हम इसको डिवेलप कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट बेटा हमारे पास है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर पहली बात कितने कार्बन होंगे? 5। दूसरी बात जी राइट, दूसरी बात बेटा पेंटोज शुगर की बात करें तो पेंटोज शुगर जो है इसमें 2 मेन आते हैं। एक को बेटा नाम दिया जाएगा राइबोज शुगर, एक को नाम देंगे राइबोज शुगर, और दूसरे को बच्चे हम नाम देंगे डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब ये राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर जो है बेटा ये कहाँ पर आपको पाए जाते हैं? कहाँ पर देखने को मिलते हैं? आपने कहना दे आर प्रेजेंट इन, ये मौजूद होते हैं किसके अंदर? डीएनए के अंदर और आरएनए के अंदर। डीएनए और आरएनए के अंदर। और बेटा डीएनए और आरएनए ये दोनों को जब हम मिला के पढ़ेंगे तो हम इसको क्या नाम देंगे? वी विल कॉल इट आउट द न्यूक्लिक एसिड। तो हम इसको न्यूक्लिक एसिड कहेंगे। अब जरा दोबारा से आ जाइए इधर। जब मैंने कहा देखिए राइबोज शुगर, राइबोज शुगर में सिंपल कौन सा आएगा? C5H10O5, ठीक है। लेकिन डीऑक्सीराइबोज शुगर अभी मैंने यहाँ पे लिखा था कि ये कौन सा केस है? एक्सेप्शनल केस, राइट? रैमनोज और साथ में डीऑक्सीराइबोज शुगर। लेकिन इसका फार्मूला जब हम लिखेंगे तो ये क्या बनेगा? C5H10 और O4। बेटा मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पर ये एक ऑक्सीजन किधर गया और ये डीऑक्सीराइबोज शुगर को डीऑक्सीराइबोज शुगर क्यों कहते हैं? सिर्फ थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा, फिर आपको बताएंगे। बेटा हेक्सोज शुगर, हेक्सोज शुगर की बात करें तो कितने कार्बन होंगे इसके अंदर? 6 कार्बन। अब यहाँ पर हेक्सोज शुगर में मेन जो होते हैं बेटा वो लिख के दिखाते हैं। नंबर 1 इज द ग्लूकोज, नंबर 2 इज द फ्रक्टोज, नंबर 3 इज द गैलेक्टोज। ये बेटा सारे के सारे कौन से हैं? हेक्सोज शुगर होते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर्स आपको रेडी करने हैं और भूलने नहीं है। पहला स्ट्रक्चर बेटा राइबोज शुगर का,
जो हमारी बुक के अंदर मौजूद है। ठीक है, हमारी बुक में आपकी टेक्स्ट बुक जो पंजाब की उसमें 2 स्ट्रक्चर दिए गए हैं। पहली बात उसमें बेटा राइबोज का दिया गया है, दूसरी बात ग्लूकोज का दिया गया है, तीसरी चीज बेटा इन दोनों के भी दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे राइबोज का बना लेते हैं। राइबोज पहली बात कितने कार्बन बनाएंगे? 5। अब यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। बेटा राइबोज शुगर, तो राइबोज शुगर जो है अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन सी शुगर है? एल्डिहाइड शुगर के कौन शुगर है? विच वन इज? इट इज द एल्डिहाइड शुगर। एल्डिहाइड शुगर है तो बेटा कहां पर आएगा? टर्मिनल के ऊपर। अच्छा बच्चे, जब आप छोटी क्लास में थे तो आपको सिर्फ एक चीज सिखाई गई थी ग्लूकोज को बनाते वक्त कि एक तरफ हाइड्रोक्साइड लगाना है, एक तरफ हाइड्रोजन, और पोजीशन कहां पे चेंज करनी है? कार्बन 3 पर। ऐसे ही है। लेकिन मेरी एक चीज याद रखिएगा कि जब हम इस क्लास में आ गए हैं, बड़ी क्लास में, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि बेटा जो हाइड्रोक्साइड आएगा ना तो वो सिर्फ राइट साइड पे आएगा, राइट साइड पर, ये लेफ्ट साइड पे नहीं जाएगा। अगर ये लेफ्ट साइड पे चला गया तो वो कोई और कंपाउंड बन जाएगा या वो इसी कंपाउंड का मिरर इमेज बन जाएगा। मिरर इमेज, मिरर इमेज समझते हैं ना, जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हम अपने आप को ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे होते हैं। अगर आप ऐसे खड़े हैं ये हाथ आपका उधर चला जाएगा तो मिरर इमेज बन जाएगा। याद रखिएगा कि अगर राइट साइड के ऊपर है आपको एक फार्मूला दिखा दिया जाता है, उसमें 5 कार्बन है, उसके अंदर आपको बिल्कुल ऐसे देखने को मिल रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ये किसका फार्मूला है, राइबोज शुगर का है या फिर ये उसका मिरर इमेज है। तो आपने ये नहीं कहना कि ये 40 राइबोज का है, इट इज नॉट राइबोज, इट इज अ मिरर इमेज ऑफ राइबोज। तो मैं आगे बात इसी तरह से ग्लूकोज का अगर हम बनाएं, ग्लूकोज को देखते जाइए बेटा, यहाँ पर तीनों को बना लेते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। थोड़ा थोड़ा फर्क है सबके अंदर, सिर्फ थोड़ा थोड़ा। पहली बात 6 कार्बन लगा दो, 1 2 3 4 5 एंड 6। ग्लूकोज का बना रहे हैं बेटा, ग्लूकोज जो है वो एल्डिहाइड शुगर होती है, डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोक्साइड जो है वो किस साइड पर आएंगे? राइट साइड पर, लेफ्ट पे मत जाइएगा। OH, ये देखो 1 2 3 4 5 6, पोजीशन कहाँ पे चेंज करेंगे? कार्बन नंबर 3। यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन, बाकी यहाँ पर राइट साइड पे क्या आ जाएगा? हमेशा हाइड्रोक्साइड। ये देखिए हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर चुपचाप हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। So that is the formula of the glucose। लेकिन अगर ग्लूकोज की जगह पे बेटा ग्लैक्टोज का फार्मूला बनाना हो, अब देखिएगा मैं यहाँ पर लिखता भी जाऊँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना आए। थोड़ा सा फर्क है, देखिएगा क्या, बल्कि आप लोग पहचानिएगा कि मैंने क्या फर्क बना दिया। 3 4 5 और 6। अरे अब नोट करेंगे आप लोग और से। नोट किया किसी ने? क्या है, क्या डिफरेंस आ रहा है? क्या डिफरेंस नजर आ रहा है कि कार्बन नंबर 4 जो है उस कार्बन नंबर 4 की जो पोजीशन है वो मैंने वैसे ही शो की है जैसा कि कार्बन नंबर 3 की है। और अगर आपने ये शो की थी किसका बन जाएगा? ग्लैक्टोज का। किसका बन गया? ग्लैक्टोज का। और अगर बेटा फ्रक्टोज का बनाए, फ्रक्टोज का कैसे बनेगा? इसमें सिर्फ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा, 3 4 5 एंड 6। फंक्शनल ग्रुप जो एल्डिहाइड है उसकी जगह पे कौन सा आ जाएगा? कीटोन। एक साइड पर हाइड्रोक्साइड, एक साइड पर हाइड्रोजन। ये बेटा आपके पास फ्रक्टोज का रेडी हो गया। So that is the structures of the monosaccharides। मोनोसैकराइड्स तो प्रॉब्लम तो नहीं ना आ रही स्ट्रक्चर्स के अंदर? स्ट्रक्चर्स पर देख लो, कंपल्सरी नहीं है कि आपको ये सारे रेडी करनी है, याद ही करनी है। सिंपल सिंपल समझो और बनाते चले जाओ, बस सिंपल। बेटा नेक्स्ट जो है उसको जरा समझिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है पेपर में जो आएगा। अब देखिए राइबोज का भी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया और मैंने आपको बेटा ग्लूकोज का भी स्ट्रक्चर दिखाया। अब राइबोज का स्ट्रक्चर या फिर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ना बेटा, ये स्ट्रक्चर है लीनियर स्ट्रक्चर। ये कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा इनका? लीनियर स्ट्रक्चर। लेकिन यानी कि लीनियर स्ट्रक्चर का मतलब ये स्ट्रक्चर आपको तब देखने को मिलेगा जब बेटा ये ड्राई फॉर्म के अंदर है। जब ये किस फॉर्म के अंदर है? ड्राई फॉर्म के अंदर है। लेकिन अगर हम राइबोज को और ग्लूकोज को ड्राई फॉर्म से निकाल कर बेटा अगर मैं इसको डाल दूं पानी के अंदर, किसके अंदर डालूं? पानी के अंदर, तो फिर मुझे ये ऐसा स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। रेजर बेटा, फिर बेटा आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। फिर आपको स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट वे के अंदर देखने को मिलेगा। अब वो स्ट्रक्चर देखने को कैसा मिलेगा उसको जरा देख लेते हैं। देखिए बच्चे,
हमारे पास है दो तरह के रिंग स्ट्रक्चर। जब आप इसको पानी के अंदर डालेंगे तो ये कौन सा स्ट्रक्चर देगा? रिंग स्ट्रक्चर। ये बेटा देगा रिंग स्ट्रक्चर। अब रिंग स्ट्रक्चर होते हैं दो तरह के, एक को नाम देंगे फ्यूरानोस रिंग और दूसरे को आप नाम देंगे पायरानोस रिंग। इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा, पायरानोस रिंग एंड फ्यूरानोस रिंग। बेटा जो फ्यूरानोस रिंग होता है ना, ये 5 कॉर्नर वाला होता है। इधर एक सेकंड के लिए देखें थोड़ा सा बेटा, फ्यूरानोस रिंग कितने कार्बन वाला है? 5 कार्बन वाला नहीं, 5 कॉर्नर वाला। 5 कार्बन मत लिखा ना, 5 कॉर्नर वाला। 1 2 3 4 एंड 5। 5 कॉर्नर में से 4 कॉर्नर पर क्या मिलते हैं? कार्बन, और 1 कॉर्नर पर क्या मिलते हैं? ऑक्सीजन। तो बेटा जो इस तरह का होगा उस रिंग को आप क्या नाम देंगे? फ्यूरानोस रिंग। यानी कि फ्यूरानोस रिंग के अंदर बेटा कितने फैमिली मेंबर नजर आ रहे हैं? 5 में से 4 जो है कॉर्नर पे क्या है? कार्बन, और 1 आपके पास क्या है? ऑक्सीजन। और कितने कॉर्नर बन गए टोटल? 5 कॉर्नर। तो जैसे ही बेटा आप ये राइबोस जो है, ये तो मैंने कहा ना कि ये खुश्क फॉर्म के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर नजर आता है, लेकिन जैसे मैं इसको बेटा ड्राई फॉर्म से इसको मैं पानी के अंदर डालूंगा, ये तो राइबोस हो गई, एकदम से किसमें चेंज हो जाएगा? इस तरह के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो जाएगा। समझ आ गई बात? तो जब ये इस तरह के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, उसको आप नाम देंगे राइबोफ्यूरानोस। क्या नाम देंगे? राइबोफ्यूरानोस। अब बेटा इसको बना लेते हैं, देखिए इधर राइबोफ्यूरानोस। अब ये बनेगा कैसे, उसको जरा टेक्निकली तौर पर समझ लीजिए। रेजर हरी अप बेटा इसको जरा समझ लें एक बार। कार्बन काउंट करिए, ये है मेरे पास कार्बन नंबर 1, कार्बन 2 3 4 एंड 5। बेटा जो सेकंड लास्ट कार्बन होगी, उस सेकंड लास्ट कार्बन का एक नाम होता है, उसको आप नाम देंगे पेनल्टीमेट कार्बन। क्या नाम दिया जाएगा? पेनल्टीमेट कार्बन। और जो पहला कार्बन का होगा, उस पहले कार्बन को आप नाम देंगे, दिस कार्बन इज नोन एज अ, इसको बेटा नाम दिया जाएगा, दैट इज अ एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन, पेनल्टीमेट कार्बन एंड एनोमेरिक कार्बन। अब जैसे बेटा आप इसको पानी में डालेंगे ना राइबोस को, देखिए राइबोस को जैसे मैंने पानी के अंदर डाला, अब क्या होगा? पेनल्टीमेट कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप पेनल्टीमेट कार्बन से शिफ्ट कहां पर हो जाएगा? एनोमेरिक कार्बन के ऊपर। जब बेटा ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से शिफ्ट हो गया, ये देखिए रिमूव कर दिया मैंने, ये हाइड्रोक्सिल यहाँ पे शिफ्ट हो गया इस कार्बन के ऊपर। देखिए कार्बन कितने बॉन्ड बना रहे हैं ऑक्सीजन के साथ? 2। तो बेटा कार्बन ऑक्सीजन के साथ जो 2 बॉन्ड बन रहे हैं, इनमें से एक बॉन्ड इसका क्या हो गया? टूट गया। क्या बन हो गया? टूट गया। अब ऑक्सीजन के साथ इसका एक बॉन्ड रह गया, ऑक्सीजन के साथ इसका एक बॉन्ड रह गया। अब उस ऑक्सीजन का जो दूसरा बॉन्ड बनेगा ना बेटा, वो आपके पास ऐसे बन जाएगा। ये देखिए उस ऑक्सीजन ने दूसरा बॉन्ड किसके साथ बना लिया? कार्बन नंबर 4 के साथ जाकर बना लिया। समझ आ रही है बात कैसे बनाई है? अब जरा इसको भी देखो गौर से। 1 2 3 4, कार्बन 4 के साथ यहाँ पर अटैच होगा कार्बन नंबर 5। कार्बन 1 का बॉन्ड बन रहा है किसके साथ? कार्बन 4 के साथ। किसकी मदद से? ऑक्सीजन। कार्बन 1 का बॉन्ड बन रहा है कार्बन 4 के साथ, किसकी मदद से? समझ आ रहा है कैसे बन रहा है? इस तरह का जो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा, इस 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को आप नाम देंगे फिशर प्रोजेक्शन। व्हाट इज नोन एज अ फिशर प्रोजेक्शन। दोबारा से सुनिए, मैंने ये कैसे बना के दिया आपको, गौर से समझिएगा। मैंने सिंपल राइबोस शुगर पकड़ा, मैंने कहा कि राइबोस शुगर जिसमें 5 कार्बन है, ये देखिए 1 2 3 4 और 5। फिर मैंने कहा यहाँ पर O है, यहाँ पर बेटा कौन सा ग्रुप है? H, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। मैंने कहा था एक साइड पर हाइड्रोक्सिल लगा देंगे, दूसरी साइड पर हाइड्रोजन लगाएंगे। मैंने कहा ये सॉल्यूशन हम, ये स्ट्रक्चर हमें कब दिखाई देगा? जब ये किस फॉर्म के अंदर है? ड्राई फॉर्म के अंदर है। लेकिन जैसे मैंने राइबोस को पानी के अंदर डिसोल्व किया, ड्राई फॉर्म से मैं इसको पानी के अंदर लेके आया राइबोस को, राइबोस ने अपना स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश की, उसका स्ट्रक्चर ये बन गया। ये स्ट्रक्चर कैसे बना? मैंने कहा कि जो हमारे पास सेकंड लास्ट कार्बन होगी, सेकंड लास्ट कार्बन जो होगी उसको क्या नाम देंगे? पेनल्टीमेट कार्बन। और पहले कार्बन का नाम क्या होगा? एनोमेरिक कार्बन। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कि कहां पर मौजूद है? पेनल्टीमेट कार्बन के ऊपर, वो कहां पे शिफ्ट हो जाएगा? एनोमेरिक कार्बन। जब ये एनोमेरिक कार्बन पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पर जो बॉन्ड होगा बेटा ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना था, वो क्या हो जाएगा? ब्रेक। जब वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड कार्बन नंबर 1 के साथ बन जाएगा, और ऑक्सीजन का फिर दूसरा बॉन्ड जो होगा बेटा वो कहां पर बन जाएगा? कार्बन नंबर
4 के साथ जाके बन जाएगा इस तरह से। इज इट क्लियर? तो ये आपने याद रखना कि टू डायमेंशन को आप नाम देंगे फिशर प्रोजेक्शन। और उसके बाद जब आपको ये स्ट्रक्चर चेंज देखने को मिलेगा इस तरह से, ये देखिए अब ये रिंग के अंदर आ चुका है, 3D आ गया है, इसको आप नाम देंगे हॉवर्स प्रोजेक्शन। हॉवर्स प्रोजेक्शन, तो इसको आप हॉवर प्रोजेक्शन या फिर 3D का नाम दे देंगे। इज इट क्लियर? विंडो ओपन करो। ये बेटा देखिए गर्म, एक साइड पर आपने चुपचाप हाइड्रोक्सल लगाना है, एक साइड पर क्या लगा देना है? हाइड्रोजन। एक साइड पर हाइड्रोक्सल, एक साइड पर हाइड्रोजन। अब बेटा ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये किसका आपने देखा? राइबोस शुगर का। इसका देखा आपने राइबोस शुगर का। बेटा यहाँ पे देखिए देयर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर। इसको समझिए जरा बेटा। डी का मतलब क्या होता है? रिमूवल। ऑक्सी का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। बेटा जब हमने ऑक्सीजन रिमूव करनी है किस शुगर से? तो बेटा फिर वो कौन सी शुगर बन जाएगी? डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब देखिए जरा, जब हम कार्बन नंबर 2, ये देखिए राइबोस शुगर का है ना, राइबोस शुगर के कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे। जब ऑक्सीजन को मैंने रिमूव कर दिया तो बेटा यहाँ पर बचेगा सिंपल अकेला क्या? हाइड्रोजन। इस केस के अंदर क्योंकि मैंने राइबोस शुगर से ऑक्सीजन निकाल दी है, अब वो राइबोस शुगर नहीं है, अब वो क्या बन चुकी है? डीऑक्सीराइबोस शुगर के राइबोस शुगर में से आपने ऑक्सीजन को निकाल दिया है। तो इस बेस पर बेटा इसको डीऑक्सीराइबोस शुगर कहते हैं। लॉजिक है इसके पीछे। अब दूसरी चीज, अगर आपको फार्मूला याद हो तो मैंने कहा था कि राइबोस शुगर का फार्मूला है C5H10O5, लेकिन मैंने कहा एक्सेप्शनल केस था डीऑक्सीराइबोस शुगर में C5H10 और O4, एक ऑक्सीजन कम लिखा था। वो एक ऑक्सीजन कहां पे गया? वो एक ऑक्सीजन बेटा यहां से निकल गया था। डीऑक्सीराइबोस जब शुगर बनेगी, इज इट क्लियर? तो वो एक ऑक्सीजन यहां पे गायब हो गया। समझ आ गया? ओके। इसी तरह से अगर हम ग्लूकोज को देखते हैं, अब फ्यूरानोस रिंग आपको समझ में आ गया, 5 कॉर्नर होंगे, 4 पे कार्बन, 1 पे ऑक्सीजन। 1 पे क्या आ गया? ऑक्सीजन। इसको ऐसे लिखते हैं ऑक्सीजन, थोड़ा समझ आते हैं। पायरानोस रिंग कैसा होता है बेटा? पायरानोस रिंग 6 कॉर्नर वाला है। पायरानोस रिंग ऑफ 6 कॉर्नर। इन 6 कॉर्नर में से 5 कॉर्नर में क्या मौजूद है? कार्बन। 1 2 3 4 एंड 5। तो कितने कार्बन है? 5। ऑक्सीजन कितना है बेटा? 1। तो 1 ऑक्सीजन है और 5 इसमें क्या है? कार्बन है। तो ये कौन सा रिंग बन जाएगा? पायरानोस रिंग। अब ग्लूकोज की बात करते हैं। तो बेटा ये टेक्निकली तौर पर किसका था? ग्लैक्टोज का। अब इसको देखना मैं ग्लूकोज में कैसे बनाऊंगा। देखो सिंपल, यहाँ पर क्या आ जाएगा? हाइड्रो ऑक्साइड, और इधर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। अब ये ग्लूकोज नहीं रहा, अब ये क्या बन चुके हैं? सॉरी ग्लैक्टोज नहीं रहा, अब ये क्या बन चुके हैं? ग्लूकोज। ठीक है, इतना सा डिफरेंस होता है। अब बेटा हमने समझना है कि ग्लूकोज जब ड्राई सॉल्यूशन के अंदर है, ड्राई फॉर्म के अंदर है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर है, तो ग्लूकोज का ये फार्मूला होता है, ये स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जैसे ही बेटा इसको मैं पानी के अंदर डालूंगा, वाटर के अंदर, पानी के अंदर डालते ही इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। कैसे? दोबारा से सेकंड लास्ट कार्बन को क्या नाम देंगे? सेकंड लास्ट कार्बन को क्या नाम दिया जाएगा? पेनल्टीमेट कार्बन। कार्बन नंबर 1 को क्या दिया जाएगा? एनोमेरिक कार्बन। अब फार्मूला यहां से रिमूव करते हैं फ्रक्टोज का। देखिएगा फार्मूला ओके है। अब ओके होगा, राइट? इट्स ओके, ओके है ना? ओके। अब देखिए मैम, अच्छा यस मैम थोड़ी लग बेस लगा के पढ़ा मैम लग रही है। इधर देखो, अब इधर बेटा देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। सेकंड लास्ट इज द पेनल्टीमेट कार्बन। अभी मैंने समझाया था कि पेनल्टीमेट कार्बन में से कहां पे जाएगा? पहले कार्बन। पहले कार्बन का नाम क्या था? एनोमेरिक कार्बन। तो बेटा ये देखिए पेनल्टीमेट कार्बन का जो हाइड्रोक्सल होगा वो निकलेगा, यहां से निकलने के बाद वो जाके की तरह अटैच हो जाएगा एनोमेरिक कार्बन। ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देता हूँ, यहाँ पर हाइड्रो ऑक्साइड। जब ये हाइड्रोक्साइड से अटैच हुआ तो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूट गया। अब ऑक्सीजन का एक बॉन्ड फ्री यहाँ पर है, कार्बन का भी एक बॉन्ड फ्री है। तो बेटा ये ऑक्सीजन जाकर किस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगी? कार्बन नंबर
5 के साथ किसकी मदद से, ऑक्सीजन की मदद से 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन गया। इस 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे आप, वेरी गुड, क्या नाम दिया जाएगा, फिशर प्रोजेक्शन। यहाँ पे लिखा भी था मैंने, तो ये आपके पास बन गया फिशर प्रोजेक्शन। वो एमए फिशर याद है ना आपको, वहां से याद रख लो, फिशर प्रोजेक्शन। उसके बाद जब ये 3D स्ट्रक्चर ऐसा बनाएगा तो इसको फिर कौन सा प्रोजेक्शन नाम देंगे, हॉवर्ड्स प्रोजेक्शन। अब जरा देखिए सिंपल, यहाँ पर हाइड्रोक्सल, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर बच्चे हाइड्रोक्सल, पोजीशन कहाँ पे चेंज करनी है, कार्बन नंबर, ये देखो 1 2 3 4 5 के साथ अटैच है CH2OH, कार्बन नंबर 6। ये देखिए कार्बन नंबर 6। पोजीशन किस कार्बन पे चेंज की हुई थी, कार्बन नंबर 3 पर। देखिए मैं हर तरफ हाइड्रोक्सल लगा रहा हूं, लेकिन यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। यहाँ पर आ गया हाइड्रोक्सल, यहाँ पर अगेन बच्चे हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन और देन यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अब ये जो आपके पास बना है रिंग, इसको आप नाम देंगे ग्लूकोपाइरानोज। क्या नाम दिया जाएगा, ग्लूकोपाइरानोज। रिंग का नाम दे देंगे ग्लूकोज का रहता। इज इट क्लियर हाउ इट इज फॉर्मिंग? ये इस तरह से इस मेथड के जरिए से बन के जाएगा। बुक के अंदर उन्होंने सीधा सीधा ये बना के फाइनल दिखा दिया आपको, लेकिन मैंने आपको ये दिखाया कि ये देखें किस तरह से कार्बन 1 कार्बन 5 से अटैच है। इधर देखो कार्बन 1 कार्बन 5 से अटैच है, सेम उसी मेथड से। तो ये चीज मैंने आपको बस थोड़ा सा खोल के दे दी है, जो चीज बुक में मिसिंग है वो आपको बताई गई है। आगे बेटा हमारे पास बन गया, अब देखिए इन सब के स्ट्रक्चर्स हमने देख लिए। आगे हमारे पास है हेप्टोज। हेप्टोज की बात करें तो कितने कार्बन होते हैं, 7 कार्बन। अब बेटा ग्लूकोज का यानी कि हेक्सोज शुगर कहां पर पाया जाता है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि पेंटोज शुगर या तो डीएनए में होगा या तो आरएनए में। डीएनए के अंदर अगर पेंटोज शुगर हुआ तो बेटा वो डीऑक्सीराइबोज शुगर है, आरएनए के अंदर हुआ तो राइबोज शुगर। बेटा ग्लूकोज कहां पर पाया जाता है, आपने कहा कि ग्लूकोज की जो फ्री फॉर्म होती है बेटा, ये आपको डेट्स में देखने को मिलता है। कहां पर, डेट्स, जो खजूरें होती हैं उसमें ग्लूकोज बहुत ज्यादा होता है। हमारे एमसीक्यूज बनेगा कि हमारे ब्लड के अंदर कितने % ग्लूकोज होता है, आपने कहना है 0.008%। कितने, 0.008% जो है ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर भी पाया जाता है, ऐसा आपकी बुक के अंदर लिखा गया है। इसी तरह से बेटा एक और एमसीक्यूज लिखा गया है बेटा, अगर 10 ग्राम हमें ग्लूकोज रेडी करनी है, 10 ग्राम अगर हमें ग्लूकोज को रेडी करना है तो 10 ग्राम ग्लूकोज को रेडी करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो होगी 717.3 किलो कैलोरीज। तो बेटा आपको इतनी सनलाइट रिक्वायर्ड होगी 10 ग्राम ग्लूकोज को बनाने के लिए। ऐसी स्टेटमेंट बुक के अंदर लिखी गई है। अब इसी स्टेटमेंट को हम अपने फायदे में इस्तेमाल कर सकते हैं और नीचे अब वो क्या है, देखिए अगर मैं आपको 10 ग्राम की बजाय मैं आपको कहता हूँ कि 5 ग्राम ग्लूकोज को बनाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो आप इसको कैलकुलेशन की मदद से निकाल लेंगे। होप सो मैंने स्टार्टिंग में कैलकुलेशन करवाई है ना, अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि ये कैसे कैसे बदला जा सकता है, ठीक है। तो आप इसको अपने माइंड में बैठा सकते हैं। उसके बाद हेप्टोज शुगर की बात करें, हेप्टोज शुगर बेटा कितने कार्बन है, 7 कार्बन। और आपने इसके एग्जाम्पल भी याद रखना है, सूडो हेप्टोज या फिर गैलेक्टोहेप्टोज। तो ये यहाँ तक आपका जो क्लासिफिकेशन है बेटा मोनोसैकेराइड और उनके स्ट्रक्चर्स वो क्लियर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। इन चीजों को करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिस।